माननीय प्रधानमंत्री से कितने बार गुहार लगा चुके हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से पता नहीं सैकड़ों हजारों मेमोरेंडम दिए जा चुके हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पैरामिलिट्री परिवारों को बातचीत के लिए बुलाए। लेकिन प्रधानमंत्री के पास क्या, जब 20,000 किलोमीटर की चौकीदारी हम कर रहे हैं तो क्या 20 मिनट का उनके पास समय नहीं है? वित्त मंत्री मोहतरमा साहिबा सीतारमन, उनसे हमारी मुलाकात हुई, अमित शाह जी से मुलाकात हुई, किरण रिजिजू जी से मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से, नित्यानंद राय से हुई, होम सेक्रेटरी से, बच कौन गया? माननीय मोदी। और मन की बात के माध्यम से हमने पिछले साल इसी दिन 13 दिसंबर को 1 लाख से ऊपर की हस्ताक्षर युक्त पिटीशन माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई। पिछले 6 साल से गुहार कर रहे हैं कि साहब आप दिवाली हमारे बीच में मनाते हैं तो कम से कम आप हमारे प्रतिनिधियों को बुलाइए ना। हीरो हीरोइन के साथ अक्सर प्रधानमंत्री जी फोटो सेशन करवाते हैं, तो चौकीदारों के साथ जिनके साथ आप दिवाली मनाएं, क्या जवान उनको कह पाएगा जलेबी लेते हुए कि मेरी पेंशन नहीं है? नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ पर जय जवान और जय किसान के नारे पर पार्टियां सरकारें तो बना लेती हैं, लेकिन आज उसी दिल्ली में एक तरफ बॉर्डर पर, दिल्ली के सीमाओं पर किसान परेशान हैं और दिल्ली की सीमा के अंदर जो अर्धसैनिक बल हैं उसके जवान अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार का आयोजन उन्होंने किया, ताकि वो अपनी आवाज़ और अपनी मांगों को, ये जो सरकार यहाँ पर बैठी हुई है चंद कदम की दूरी पर, उनको सुना सकें और जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, जो उनका हक है, वो उनसे ले सकें। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पार्लियामेंट्री फोर्सेस, उनका प्रेस विज्ञप्ति मेरे हाथ में है। उन्होंने कार्यक्रम किया और उसके जो पदाधिकारी हैं वो लोग हैं। हम बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं और किन चीज़ों के लिए वो सरकार से लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जो कॉन्फेडरेशन है उसके महासचिव रणवीर सिंह जी। किस तरीके का कार्यक्रम था और आप लोग इकट्ठा हुए और क्या सरकार से आप बात करना चाह रहे हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं? एक्चुअली आज का जो धरना प्रदर्शन होना तो राजघाट था, लेकिन वहाँ परमिशन नहीं मिल पाई, तो हम ये जो पैरामिलिट्री चौकीदारों का एक सम्मेलन आज हुआ जिसमें एडीजी से लेकर सिपाही तक सभी रैंक, रिटायरीज और अदर स्टेट के लोग मौजूद थे। और यही है कि भाई आप जो है ना, अभी जैसे किसानों का आंदोलन चला, एमएसपी की बात कर रही है सरकार किसानों के बारे में, तो एमएसपी का मुद्दा अर्धसैनिक बलों का बहुत पुराना है। मिलिट्री सर्विस पे खुद राजनाथ जी और गृह राज्य मंत्री रिजिजू जी ने 7 पे कमीशन लागू होने के टाइम पे कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी पैरा एमएसपी दी जाएगी। सरकार ने जो खुद 29 जून 2016 को, 27 सितंबर 2016 को राजनाथ जी खुद बोले थे कि भाई केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को सेना की तर्ज पे सुविधाएं दी जाएंगी। अब सवाल उठता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो अक्सर हमारे बीच सरहद के चौकीदारों के बीच में दिवाली मनाते हैं, जलेबी खिलाते हैं जवानों को और खाते हैं। अब उन चौकीदारों की जो वास्तविक चौकीदार है, जिनके जवानों की आज मालूम है 13 दिसंबर का दिन है साहब, अगर सीआरपीएफ के और दिल्ली पुलिस के बांकुरे ना होते तो ये संसद नस्तानबूद हो जाती। फिर साहब हमसे क्या गलती हुई कि सरकार ने जवानों की, अर्धसैनिक बलों के चौकीदारों की पेंशन बंद कर दी? एक गंभीर सवाल। दूसरी चीजें, हमारी पैरा एमएसपी होनी चाहिए, अर्धसैनिक बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। सरदार पटेल की 3,500 करोड़ की मूर्ति किस काम की? अगर 3,500 स्कूल बनाते पैरामिलिट्री चौकीदारों के लिए देश भर में, तो हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती। स्वास्थ्य के मामले में सीजीएचएस का झुंझुना हमको दे दिया। आज यहां से चंडीगढ़ चले जाइएगा, सीजीएचएस डिस्पेंसरी नहीं है। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री रेवाड़ी में जो सैनिक और अर्धसैनिक बलों की रैली की थी, जहां पे सीजीएचएस डिस्पेंसरी नहीं है। ये पूरे देश का हाल है। तो हम चाहते हैं, जैसे एक्समैन स्टेटस नहीं है, जबकि सरकार ने 23 नवंबर 2012 को एक लेटर निकाला कि भाई अर्धसैनिक बलों को भी एक सीएपीएफ का दर्जा दिया जाएगा, जो कि आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं
आप लोगों के साथ और कौन कौन से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आपके साथ हैं? दिल्ली पुलिस से कौन कौन लोग आपके साथ हैं जो जिस तरीके से आप अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ सकते हैं? अब जैसे आपने आज देखा, एडीजी टॉप रैंक होता है, उससे आगे डीजी हमारे आदमी को नहीं बनाते, हमारे कैडर ऑफिसर को, आईपीएस को बैठाते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट का यस मैन हो। जैसे 6 महीने बीएसएफ का पोस्ट खाली रहा, हेडलेस फोर्स हो गई, और अब डीजी साहब को बैठा दिए। तो जिनको सरहद के बारे में नहीं मालूम, जिनको जवान कहाँ रातें गुजारता है, तो उनके बारे में कैसे वो जो है उनके भलाई की बात कर पाएगा। आज दिल्ली पुलिस एसोसिएशन भी हमारे साथ आई, रावत जी, और उन्होंने पूर्ण सहयोग किया कि ये हम खाकी आपके साथ हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं कि ये कॉम्बैट जो हमारी कर दी, जिससे हमारी पहचान खत्म कर दी गई। अब कोई समझता सभी की कॉम्बैट ड्रेस होगी, बोला ये फौजी फौजी आर्मी वाले हैं, तो सीआर हमारी पहचान खत्म कर दी गई। हम तो ऐसी ब्याही से कुंवारी भली, हमको खाकी रख दो ताकि हमारी पहचान और पेंशन मिल जाए। मतलब क्या प्रॉब्लम है वो जो ड्रेस की बात आप कर रहे हैं, अगर वो सरकार कर रही है तो उससे क्या क्या मतलब आप कैसे आपकी पहचान? हाँ, हम ये है ना कि जब आप कॉम्बैट ड्रेस जब सबकी एक जैसी कर दी गई, अब एयरपोर्ट मेट्रो पे आप जाते हैं, वहां पे जवान तो सीआईएसएफ का कॉम्बैट ड्रेस पहन के रखा है, और बच्चे ही खुद आप बच्चों के साथ एयरपोर्ट पे जाते हैं, बोलते देखो मम्मी सेना का जवान, देखो मम्मी आर्मी का जवान। कोई बोलेगा सीआईएसएफ का? खाकी पहन के जाते थे गांव में, पता लगता था सीआरपी बीएसएफ का जवान आया। अब तो बोला भाई फौजी आ गया, फौजी। फौजी ने हमारी पहचान खत्म कर दी। हमारी जो पहचान खाकी की थी वो खत्म कर दी इस कॉम्बैट ड्रेस ने, और सुविधाओं के नाम पे हमको ठगा जा रहा है। डीजी सीआरपी कह रहे हैं कि इनकी वर्दी बदलेंगे। भाई वर्दी क्या बदलोगे, आप हमारी फैसिलिटी दीजिए जी। आप जैसे आज के कार्यक्रम में आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बातें की, क्या मांगे हैं आपकी इन चीज़ों को लेकर और किस तरीके से इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है? हमारी 4 बार 6 बार 5 बार जो है गृह मंत्री राजनाथ जी से पहले टेनर में बात हुई, 4 बार नित्यानंद राय से हुई। संसद में पिछली बार जो है ना 29 जुलाई को जो है ना अमित शाह से बातचीत हुई। हम यही कह रहे हैं कि शिक्षा का मामला है कि जब आप पूरे देश में मिलिट्री स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, सैनिक स्कूल देखे हैं आप जी, वाई नॉट पैरामिलिट्री स्कूल, वाई नॉट अर्ध सैनिक स्कूल। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम अर्ध सैनिक स्कूलों की स्थापना हो। स्वास्थ्य का जहां तक मामला है, जैसे रिवाड़ी है, नारनौल है, भिवानी, हिसार, आपके पंजाब, पूरा पंजाब, आपका उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीजीएचएस डिस्पेंसरी का विस्तार किया जाए ताकि हमको वहां पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ये आईपीएस लॉबी का मामला बार बार कई लोगों ने उठाया, ये मामला क्या है? और पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब जो लोग हैं ये सवाल क्यों बार बार उठा रहे हैं कि आईपीएस लॉबी जो है वो कहीं ना कहीं जो जवान है पैरामिलिट्री फोर्सेस के उनके लिए परेशानी किस तरीके से खड़ी होती है? आईपीएस का मतलब ही है कि तू चल में आया, मस्ती के लिए आए, चले गए, लास्ट पोस्टिंग आते हैं अपने जो है ना, और जवानों के बारे में इनने कोई मतलब नहीं है। किसी आईपीएस डीजी ने बोला कि जवानों को पेंशन मिलनी चाहिए, किसी आईपीएस ने बोला कि सीपीसी कंटीन पर जीएसटी छूट होनी चाहिए जो आज हमारे मार्केट रेट पे आ गई, किसी ने डीजी ने बोला कि अर्धसैनिक बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए, इनकी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। तो ये खाली मस्ती के लिए आते हैं। आईपीएस को अर्धसैनिक बलों के जवानों से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से आवाज सरकार तक जाए। मतलब कौन लोग फिर उसकी जगह जो आईपीएस लॉबी अगर खत्म की जाएगी तो कौन लोग कमांड करेंगे? आप लोग क्या मांगे हैं, कौन लोग कमांड भाई जैसे सेना में है कप्तान कैप्टन भर्ती होता है, लेफ्टिनेंट, वो वही डीजी बनता है, वही उनका जो जनरल बनता है। हम चाहते हैं कि हमारे कैडर ऑफिसर जो कंपनी की कमांड करते हैं, जिनको जवान के दुख दर्द का मालूम है, बटालियन लेवल पे साथ रहते हैं, हम चाहते हैं हमारे सीएपीएफ के कैडर ऑफिसर को फोर्सेस का डीजी बनाया जाए ताकि वो हमारे भलाई मसलों को भी सरकार के सामने रख सके। ये तुगलकी फरमान का आपके उसमें जिक्र है, आईटीबीपी के डीजी हैं, ये क्या मामला है? आईटीबीपी डीजी ने अभी पिछले दिनों एक
तुगलकी फरमान जारी किया कि जो हमको कंटीन सीपीसी कंटीन से मदिरा मिलती है, लिखकर मिलती है, वो अब उन्होंने नादिर सा फरमान जारी कर दिया कि केवल आईटीबीपी को ही मिलेगा, बाकी सीआरपी, बीएसएफ, जो भी दूसरे एसएसबी, सीआईएसएफ, उनको नहीं मिलेगा। तो ये जिनके नजदीक थी कंटीन, अब वो बेचारे कहाँ जाएं? क्या इस बारे में फरमान जारी करने से पहले आईटीबीपी डीजी ने क्या गृह मंत्री से पूछा? क्या गृह राज्य मंत्री से पूछा? होम सेक्रेटरी से पूछा? जेएसपी से पूछा? या अपने आप ही तुगलकी फरमान उन्होंने जारी कर दिया? और ये वन रैंक वन पेंशन का जो मामला है, कई जो सेना है उनको मिल रहा है। आप लोगों के सामने जो प्रॉब्लम आ रही, कई दिनों से आप लोग ये जंग लड़ रहे हैं, कई सालों से, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी कवर की। क्यों नहीं इस मामले का जो हल है वो सामने निकल के आ रहा है? सरकार क्यों हिचक रही है आप लोगों को पेंशन देने में? क्या वजह है? सवाल ये है ना, फिर वही आईपीएस की बात आ गई। हमारे आईपीएस ही हमारे अधिकारों पे हथौड़ा, आज तक किसी ने कहा कि भाई इनको वन रैंक वन पेंशन मिले? इन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि जवानों की बंद पेंशन वो लागू हो, और हमारा जो है आंदोलन जारी है। वन रैंक वन पेंशन ये हमको देंगे कहाँ से? इन्होंने हमारे लिए जो है ना जवानों की पेंशन ऊपर से बंद कर दी। एक हमारा और बहुत बड़ा इशू है अर्धसैनिक कल्याण वेलफेयर बोर्ड। जब सेना के लिए सैनिक बोर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हमने किसकी बिल्ली मारी है? अर्धसैनिक बलों ने किसकी गलती की है कि हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो, ताकि हमारी विधवाएं, शहीद परिवार, हमारी वीरांगनाएं, रिटायरीज जाके अपनी पेंशन के मसले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे सेना को सुलटाते हैं, उनके भलाई संबंधी तो हमारे लिए भी तो होना चाहिए ना। ये हमारी मांग है, बहुत बड़ी मांग है, पुरानी मांग है। और इस चुनाव को लेकर आप लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है कि जो लोग आपके, जो भी पार्टी आपके मुद्दों को एड्रेस करेगी, आप आने वाले विधानसभा चुनाव या जो आम चुनाव 2024 में होने हैं उसमें आप समर्थन की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से आप लोग करेंगे? क्योंकि मौजूदा सरकार अभी है, इससे पहले जो सरकार थी उसने कई साल राज किया, मामले का भी हल ये जो है सबसे बड़ी बात है कि देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार, जो कुल आबादी का 5%, सरहदों के चौकीदार, एक बड़ी भूमिका आने वाले इलेक्शन में निभाएंगे। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से पैरामिलिट्री जो सेमिनार जो चौकीदारों का हुआ, उसमें ये ऐलान हुआ सर्वसम्मति से, आने वाले बिहार और बंगाल के इलेक्शन में और देश के 24 के आम चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वोट उसी को जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हकों की बात करे। अभी तक आप लोगों ने सरकार के किन किन मंत्रियों से बात की है और किस स्तर तक बात हुई है, और क्या उम्मीद लग रही है आपको बात होने के बावजूद? वित्त मंत्री मोहतरमा साहिबा सीतारमन, उनसे हमारी मुलाकात हुई, अमित शाह जी से मुलाकात हुई, किरण रिजिजू जी से मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से, नित्यानंद राय से हुई, होम सेक्रेटरी से बच कौन गया? माननीय मोदी। और मन की बात के माध्यम से हमने पिछले साल इसी दिन 13 दिसंबर को 1 लाख से ऊपर की हस्ताक्षर युक्त पिटीशन माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई। पिछले 6 साल से गुहार कर रहे हैं कि साहब आप दिवाली हमारे बीच में मनाते हैं तो कम से कम आप हमारे प्रतिनिधियों को बुलाइए ना। सब जगह मिल चुके, अब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना बाकी है, ताकि सामने सामने बात हो कि साहब यहाँ से कितनी दूर है साउथ ब्लॉक, आपकी आवाज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जाए और देश के सरहदों तक आपका ये वीडियो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री से कितने बार गुहार लगा चुके हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से पता नहीं सैकड़ों हजारों मेमोरेंडम दिए जा चुके हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पैरामिलिट्री परिवारों को बातचीत के लिए बुलाए। लेकिन प्रधानमंत्री के पास क्या, जब 20,000 किलोमीटर की चौकीदारी हम कर रहे हैं तो क्या 20 मिनट का उनके पास समय नहीं है? आपने देखा होगा हीरो हीरोइन के साथ अक्सर प्रधानमंत्री जी फोटो सेशन करवाते हैं, तो चौकीदारों के साथ जिनके साथ आप दिवाली मनाएं, क्या जवान उनको कह पाएगा जलेबी लेते हुए कि मेरी पेंशन नहीं है?
हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री तक आवाज जाए कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के रिटायरीज को प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाए। पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, उनका एक उदाहरण आप लोगों के सामने है। सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि उनकी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जाएंगी। इस रवैये को देखते हुए आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की बातों को संजीदगी से ले रही है? ऐसा है कि देखिए, किसान और जवान का रोटी बेटी का संबंध है, क्योंकि जो सरहदों पे जवान हैं वो किसान, मजदूर और कामगार के बेटे हैं। कोई बड़ा अंबानी अडानी का बेटा फौज में देखा आपने? नो नेवर। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो किसान हो या जवान, उनकी आवाज, एमएसपी की आवाज, एमएसपी किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जवान को सेना की तर्ज पे मिलिट्री सर्विस पे, ये इसका तोहफा सरकार दे, तभी जय जवान जय किसान का नारा जो है बुलंद होगा और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वो माटी के पुत्र हैं और हम सरहद के चौकीदार। कई सालों से आप लोग लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को भी किसानों की तरह जब दिल्ली में आप कुछ इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे या सरकार के ऊपर दूसरे तरीके से दबाव बनाएंगे, तब जाके सरकार कहीं ना कहीं सचेत हो और आपकी बातों को गंभीरता से ले और आपके मुद्दों को एड्रेस करे? चलिए, हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन और अनुशासन प्रिय हैं और उसी का ये फायदा उठा रहे हैं कि जब जो है सेना के लिए तो इन्होंने सब कुछ फ्री में, पता नहीं क्यों डरते हैं। और सेना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सेना सुविधाओं से लैस, और कहां? बैरिक्स में। हम हैं बॉर्डर के चौकीदार, तो हमको इग्नोर करना सरकार को 2024 के इलेक्शन में भारी पड़ सकता है। हम चलाएंगे ब्रह्मास्त्र, वो वोट के जरिए, और जो है ये ऐलान आज हुआ है। अभी और लोग भी हमारे साथ, हम उन लोगों से भी जानेंगे कि ये जो मामले हैं, ये जो मुद्दे हैं, इनकी क्या समझ है और ये क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सरकार से। आपका नाम? मेरा नाम विनोद शर्मा। कहाँ से आए सर? मैं नजफगढ़ से, श्याम बिहार से आया। जी, क्या आप इसी सर्विसेज में? हाँ, मैं बीएसएफ में एज ए इंस्पेक्टर 36 साल सर्विस करके आया हूँ। जी, स्पोर्ट्समैन भी मैं रहा, बाहर बॉर्डर के ऊपर भी रहा, और इस सर्विस में भी हर एरिया में रह करके आया हुआ हूँ। चाहे वो 10,000 की फीट यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, पूरा हाई एल्टीट्यूड, चाहे वो नक्सल एरिया है, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहाँ भी इन्होंने मुझे पोस्ट किया मैं वहाँ पर सभी जगह रह करके आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस मुद्दे पे? बस ये हमारी तो यही मांग है, जो हमने 5 चीज़ें ये मांगी हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है हमारा उन मांगों को चाहे धीरे धीरे मांगे, पर माने तो सही। क्या उम्मीद लगती है सरकार मानेगी आपकी बात? कई दिनों से अभी लड़ाई तक चल तो रही 6 साल हो गए, है। जी, सबसे मिले हैं, हमारा पूरा डेलीगेशन जाता है, मिलकर के आते हैं। हमने अपने जितने भी डीजीज हैं पैरामिलिट्री के, तकरीबन उनसे भी मुलाकात की है, लेकिन वही बात आ जाती है, उनको हमारी मिट्टी का पता ही नहीं है। जो डीजी हमारे ऊपर आकर के बैठते हैं, वही हमारा मेन जो है, वही जा कर के आगे हमारी बातें रखेंगे ना। हमारी बात तो वो रखते ही नहीं है, क्योंकि वो 2 साल के लिए आया, कोई 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। अगर वो आएंगे, एडिशनल डीजी आएंगे, उसके बाद वो आईपीएस लॉबी है, वो 2 साल के लिए डीजी बनेगी, उसके बाद चले जाएंगे। उनको हमारी किसी की प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलता, इसलिए वो हमारी मांगें जो आगे जाने ही नहीं देते। जब वहाँ आगे मांग जाएगी नहीं, हमारी मांग उनके सामने जाएगी नहीं, तो हमने अभी ये जो रास्ता अपनाया हुआ है, ये जो हम विज्ञापन वगैरह देते हैं, उनको जा कर के हम ज्ञापन दे रहे हैं, सारे मेमोरेंडम देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सर आपको नहीं लगता कि सिर्फ ज्ञापन से अब काम नहीं चलने वाला? किसानों की तरह आपको भी रोड पे आना पड़ेगा और सरकार तो बहरी हो चुकी है, सुनाने के लिए कुछ ना कुछ हल्ला करना पड़ेगा, शोर करना पड़ेगा, तब जाके सरकार सुने? जी, मैं कर्नाटक से शब्बीर जी। पटेल। जय भारत, जय भारत जय कर्नाटक माजी सैनिकर संघ जी, संगठन। आपने सर्विस किसमें दी? मैं सीआरपीएफ में 22 साल देश का सेवा करके आया हूँ, और अभी हमने पिछले बार तकरीबन सारे कर्नाटक में कितने एमपीज़ है उनको हमने भेज दिया, एक लेटर उनको,
जैसा कि पार्लियामेंट में उनको ये हमारी मांगे उठाने के। और तकरीबन इसी तरह हर राज्य भी हमारे जैसा कि उन्होंने हर एमपीज को ये किए हैं हमारे संगठन, तकरीबन हमारे संगठन सारे जगह से अप्रोच कर रहे हैं, फिर भी ये लोग अभी तक कोई मतलब ये नहीं कर रहे। और हमने कर्नाटक में हमारे संगठन से राष्ट्रपति से पकड़ के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को सबको लेटर हमने तहसीलदार थ्रू हमने भेजा है लेटर, और हमारे को वापस भी उनका मेमो लेटर नंबर आया है। इसी तरह हमने हमारी मांगे हमेशा ऑफिस थ्रू भेजते हैं, और हर साल हमने कभी भी ये संगठन को उस वैसी जरूरत पड़ेगी तो हम ये करेंगे ऐसा। हमारे साथ वीएस कदम है जो कि कन्फेडरेशन के कोषाध्यक्ष। सर, ऐसी क्या वजह है कि साल दर साल बीतते जा रहे हैं, नई सरकार भी बन गई, फिर भी ये लड़ाई लंबी होती जा रही है, क्यों नहीं इसका हल निकल पा रहा है? ऐसा है, जो भी पॉलिटिशियन जो आता है वादा करता है, वादा करके सत्ता में आता है, उसके बाद वो वादा भूल जाता है, ना पूरा करता है। ये जी उन्होंने पूरा करना होगा तो पहले साल ही कर देते वो, जबकि उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था कि हम चुने गए तो आपको एक्स सर्विसमैन नहीं, स्टेटस। आपको ऐसा नहीं लगता कि देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा हो गया है, और जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो जवान के, किसान के, नौजवान के, यहाँ के युवकों के, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं? ऐसा है कि इन्होंने जो अपॉइंटमेंट करते हैं जज को यही अपॉइंट करते हैं, और सीबीआई का डायरेक्टर को यही अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को यही अपॉइंट करते हैं, जिसके वजह से अब मैं कई बार देखता हूँ कि ये पूरा हिंदुस्तान इनके खिलाफ है, फिर भी वो ये जीतते जाते हैं। ये कैसे जीत रहे हैं? ईवीएम मशीन से। बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सोच रहे हो इसको कैसे जीत रहे होंगे? अब अभी देखो, बिहार का किसान, इलेक्शन आपके सुनो, सामने है। किसान नाराज है, और जवान नाराज है, जो नौकरी नहीं मिल रहा वो नाराज है, औरतें नाराज है, इनको नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिल रही है। तो इतना होते हुए भी ये सत्ता में कैसे आ जाते हैं, कैसे इलेक्शन जीतते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी क्या शाम को 6 बजे तक तो अपोजिशन पार्टी जीत रही थी, 6 बजे के बाद वो फिर बीजेपी आ गई। नहीं, आपको नहीं लगता कि सरकार जो सरकारें बैठी हुई हैं, ये गूंगी और बहरी हैं? बिल्कुल इनको है। आवाज सुनाने के लिए किसानों के जैसे कुछ रास्ता आपको अख्तियार अब करना देखो, पड़ेगा। हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाता है, जैसा किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, पाकिस्तान वाला करवा रहा है, हाँ, और ये खालिस्तान वाला करवा रहा है। तो मतलब मुद्दे को भटका रहा है बस, और कुछ नहीं। फूट डालेंगे, मेन कुछ मकसद कुछ वही कुछ नहीं किसान को जो है ना फूट डाल के अलग कर देंगे, 5 से 10 दिन के बाद वो घर चले जाएंगे, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जो किसानों का जो मुद्दा था, उनसे डिस्कस करा नहीं, उनसे बात नहीं करी, वो अपने आप लागू कर दिया उनके ऊपर। इसको कैसे लागू कर दिया? भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा हाँ, जाता है, और है, संविधान। लेकिन हम्म। उसके बावजूद जिस तरीके से सरकार का रवैया है, खास तौर से जो अभी मौजूदा सरकार है, वो सीधे सीधे बात करने से इनकार कर देती है कि हम तो मांगे नहीं मानेंगे। वो हिंदू तो मुसलमान को बीच में लाते वो हैं। किस तरीके से फिर देश चलेगा आगे? किस तरीके से किसान और जवान पे सरकारें बन जा रही हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल देश में इन्हीं का है। इन्हीं का, हाँ, किसानों बिल्कुल को है। एमएसपी नहीं मिल रही है, हाँ, खून पसीना एक करके वो खेतों में शहीद हो रहा है, और जवान बॉर्डर पे बॉर्डर शहीद हो शहीद हो रहा है है। तो उनको। किस तरीके से देश चलेगा, और किस तरफ जा रहा है देश? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगला इलेक्शन में इनको, जो जनता है, इनको सबक सिखाना चाहिए, ताकि या नहीं तो मुद्दे को वो करो, हल करो, या नहीं तो सत्ता छोड़ो। हाँ, इनको जवाबदेही होना चाहिए, इनको पॉलिटिशियन को। इनको जवाबदेही है ही नहीं है। अपना 4-5 साल मजे काटे, फिर चलते बने, फिर दूसरा पार्टी आए तो हमारे मुद्दे वहीं वहीं भटकते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कर्नाटक से गुलबर्गा जी। से आया हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। इस तो सीआरपीएफ आपने सर्विस किसमें दी है? सर्विस सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस फोर्स में किया हूँ सर। इसमें 37 ईयर्स 2 मंथ 13 डेज सर्विस करके पूरा रिटायर्ड सुपरविजन आया सर। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है सर, इस वक्त में हमारे को आर्मी वाले जो फैसिलिटी है वो देना चाहिए, क्योंकि सर्विस में सर उनको 17 साल में वॉलंटियर आते हैं, और हमारे 20 साल में आते हैं। जब हमारा आते हैं टाइम खत्म हो जाता है, अंडर 40 ईयर के अंदर ही अप्लाई करना चाहिए, वो नहीं हो रहा पर। और हम चाहते हैं सर, हमारे को जो कैंटीन सुविधा है, लिक्वर हुआ, कोई भी आइटम्स हुआ सर, जैसा आर्मी को फैसिलिटी है वो भी फैसिलिटी हमको मिलना चाहिए। और हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जाते आते हर जगह देखते हैं, बॉर्डर पे रहे, सब कुछ रहे, और जितना फैसिलिटी उनको है उतना हमको नहीं दे रहे। क्योंकि सर एक पिताजी को 5 बेटे रहते हैं, सबको बराबर देखना चाहिए।
इतना ही उनका फोर्स आर्मी होने के नाते उनके पास हथियार ज़्यादा है। अभी हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है, लॉ एंड ड्यूटी मेंटेन कर लेते हैं और बॉर्डर पे लगाते हैं, सब जगह ड्यूटी करने के लिए बोलते हैं। सर हमारा ये कहना है जैसा वेपन मिलेगा हम भी ट्रेन कर सकते थे, आर्मी भी हमारे जवान है, हमारे भाई है, हम भी वो वेपन हमारे पास, हम भी फाइट कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्या सर, ये तो लॉ एंड ड्यूटी मेंटेन करो, बॉर्डर अटेंड करो, इतना ड्यूटी लेते हुए रात में दिन में तारे नजर सब सो जाते हैं, और वहाँ थोड़ा सा जब लग गया तो उग्रवादी तो ऐसे। अभी 2013 में क्या हुआ सर, पार्लियामेंट में अटैक होता था, उस टाइम कितने हमारे अफसर्स, कितने मिनिस्टर चले जाते थे, और हमारे सीआरपीएफ ने रोक करके उसको नाकाम कर दिए पाकिस्तान के उग्रवादियों को। अगर वो नहीं होता तो उस टाइम इंडिया में क्या मसला था, इतना सिक्योरिटी फोर्स होते हुए भी एक संसद में जाने के लिए नहीं रोक पाए, बल्कि नाम बदनाम होना था। वो नाम का तो वो तो याद करो कम से कम, हमारे जवान चलते हुए आपके पूरे मिनिस्टर स्टाफ पूरे दौड़े बड़े बड़े अपनी जान बच गए, उनके चलते हमारे शहीद हो गए। उसके बारे में कोई सोचा आज तक? कोई नहीं सोचा। और हमारे कितने मर रहे हैं, क्या मर रहे हैं, कोई सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा। मेरा ये कहना है सर, जो भी फैसिलिटी चल रहे हैं, जब डिफेंस वालों को, उनको सबको जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भी है सबको लिए मिलना चाहिए। और अभी जहाँ से जाते आर्मी वालों को बोला इनको सर्विस दिलाओ, सीएसएफ बीएसएफ सबको, इनको क्यों नहीं देना चाहिए सर? पैरामिलिट्री सबको भी एक रूल लागू होना चाहिए। और उनका बेसिक हमारे जवान ले रहे हैं 15, 16, 17 हज़ार ले रहे हैं, उनका ले रहे हैं 25, 30 हज़ार ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। पिताजी को सभी बच्चे बराबर होना चाहिए, कोई बड़ा हो, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, वो नहीं है। उनको सबको एक लेवल देखना चाहिए सर। उनको जो फैसिलिटी है वो भी फैसिलिटी हमको मिलना चाहिए, ये मेरा कहने का। क्या वजह है कि सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं मान रही? सरकार मांगों क्या माना सर, काम चल रहा है सरकार को, ये डिसिप्लिन फोर्स है, ज़्यादा हम अपोज भी नहीं कर सकते। हम जाते हैं अपने दायरे में रहते हुए अपना हक मांग रहे हैं। जय, इसलिए बोलते जय जवान जय किसान नारा है सर, उसका कोई पालन नहीं हो पा रहा। न जवान का नहीं हो रहा हमारा, और जो फार्मर का भी नहीं हो पा रहा। किसान तो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं को उन्होंने घेर लिया है। आप लोगों को सर नहीं दिल्ली लगता के कि आप लोगों को अपनी सर आवाज दिल्ली सुनाने के हम लिए- कानून के खिलाफ काम नहीं करना वो भी चाहते कानून के हैं खिलाफ नहीं, वो भी अपना मत सर। बिल्कुल ठीक है, शांति- हमने ये सर रिक्वेस्ट के गांधी के नाते रास्ते को अपनाते अपने हिसाब हुए- से देखे ये मांग कर रहे हैं हम। जी। देख लो, सोचो अब क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है, ये हमारा कहना है 2 सर। महीने से वो किसान भी हरियाणा में पंजाब में अपनी मांगों को लेकर बहुत आराम से मांग कर रहे थे, कर रहे लेकिन सर। जब नहीं सुना सर तब उन्होंने ये रास्ता अपनाया। सर क्या फायदा सर, तो- इनका तो ये किस लिए है सर? बड़े बड़े 6 नेता साल सर। से लगातार मैं भी देख रहा हूँ आप लोग संघर्ष कर रहे हैं सर जब सरकार नहीं सुन रही है तो अभी- कैसे रास्ता निकलेगा? आप लेकिन लोगों को क्या आगे लगता है? आगे का वक्त बताइएगा सर, कैसा होगा क्या नहीं होगा, जी। अब वक्त के अनुसार काम करना पड़ेगा नहीं, आप लोग ऐसा कोई विचार नहीं बना रहे कि सर। किसानों को अभी ये समर्थन सर करके वहाँ सीधा उंगली डालने से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ा करने से घी निकलता सर। वो देखना पड़ेगा अभी, अब कब तक बर्दाश्त करेगा ऐसे ही, कब आपको तक नहीं ये लगता उतरेगा? जरूरत पड़े तो आप लोग किसानों को समर्थन देके वहां से अपने इशू को भी उठा सकते हैं। वो तो किसान तो हमारे है, सब है सर। आजकल बड़ी बड़ी कोई नहीं, सब हम किसान के हाँ, साथ ही है, बाप हम बेटे लोग वाला भी। रिश्ता है पूरा। हाँ, जी। ये सब पॉलिटिक्स है ना सर, ये बहुत मेरे को बिल्कुल लाइक नहीं लग रहा है ये ऐसे नहीं, ही एक चलते। देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, बहुत तेजी अभी से क्या बोला सर? रेलवे पहले बोले अनाज मत खरीद करो, अभी प्राइवेट में अनाज कितने खरीद करो, स्टॉक रखो बोल रहे हैं। और वही अनाज फिर बाजार में वो दे रहे हैं, वो 5 हज़ार ले रहे हैं, वो 5.5, 7 हज़ार में वो बिक्री कर रहे हैं दोबारा। पहले उसको पाबंद था इतना देना, बल्कि आजकल वो नहीं, जितना चाहिए उतना खरीद करो बोल रहे हैं। ऐसा ये नहीं- कौन सा रूल है तो सर? मतलब इस प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से देश में हो रहा है ये उसका सब- असर सबके ऊपर ये पड़ेगा। सब फार्मर्स उल्टे, के ऊपर पड़ रहा है ये तो पैरामिलिट्री सर या ये जो- सब उल्टे काम हो रहे हैं, सही नहीं हो रहे। तो आवाज कौन उठाएगा इस पे? आवाज उठाएगा, वक्त बताएगा सर, जब टाइम आएगा तो बताएगा आवाज, अभी ये नहीं उठा सकते एकदम ना। नहीं, जैसे अगर हमारे फार्मर्स मांगे- में तो जैसे अब सरकार के साथ तो लड़ ही रहे हैं वो, लेकिन जो बड़े बड़े धन्ना सेठ इस देश के हैं जो कहीं ना कहीं देश की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनसे भी लड़ने का उन्होंने सर ऐलान कर हमने दिया है। कानून के दायरे अभी में जैसे अभी एक आपके कार्यक्रम में ही एक बात निकल के आई कि सीनियर सिटीजन्स और एक्स पैरामिलिट्री जो हैं उनका जो कंसेशन मिलता है उसको खत्म कर दिया गया है। तो मेरे माइंड में तुरंत ये आया कि ये सवाल तो उठ रहा है, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो रहा है। जब तक रेलवे सरकारी होगा तो आपको कंसेशन मिलेगा, जैसे ही वो प्राइवेट हो जाएगा वैसे आपका कंसेशन खत्म। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, हाँ सर। तो इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। अभी सर जो भी करे, अभी ऐसा है, जो भी हम मांग रहे हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा। अभी नेक्स्ट 2004 में इलेक्शन हो रहे हैं, और हम लोग अगर किसान और जय जवान जय किसान अगर एक साथ करने से इनका सरकार ऐसे ही हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जो मतलब मांगे करना आप लोग पड़ेगा। ने अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो आप परेशानी बढ़ाने वाले वो तो परेशानी बढ़ाने के लिए वो तो अपना बढ़ जाएगा सर। बच्चा रोएगा कब तक? बच्चे को माँ दूध पे तो बच्चा चुप रहेगा,
जब बच्चा रो रहा है तो हम बच्चा माँ क्या करेगी, दूध पिलाने से बच्चा आराम से सोएगा, नहीं तो कहाँ सो पाएगा। मतलब हमारे जो जो मांग थे वो करने से कोई मतलब ही नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं। हम कोई कि जाके किसी का मारपीट नहीं कर रहे, दौड़ नहीं कर रहे, हमारे हक के मुताबिक काम कर रहे हैं सर। ठीक है, ये बहुत-बहुत कहना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे जो रिटायर्ड हैं, इसमें से बहुत सारे लोग, और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे इनके जो वन रैंक वन पेंशन, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर इन्होंने सरकार से मांग की। कई बार सरकार के मंत्रियों से इनकी मुलाकात हुई है, लेकिन कोई ना कोई हल ना निकलने के कारण ये अभी भी आगे की रणनीति बना रहे हैं कि सरकार से किस तरीके से वो बातचीत करेंगे। एक तरफ सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और दिल्ली के अंदर ये जवान अपनी बातों को लेकर आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे सरकार कहाँ तक मानती है और ये लड़ाई अभी और कितने दिन चलेगी।